जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है 9 फरवरी को दोस्तों 4 रेलेवेंट एडिटोरियल्स मुझे लगे हिंदू से भी और इंडियन एक्सप्रेस में से भी, जिसकी हम डिस्कशन करेंगे। तो एक हमारा टॉपिक रहेगा सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड, ये GS2 में आ जाता है। एक फिर आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, SY कुरैशी ने इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा था, ये भी GS2 से पर्टिनेंट आ जाता है। और इंटरेस्टिंगली आज 2 एडिटोरियल्स मुझे ना एथिक्स के सिलेबस से थोड़े रेलेवेंट लगे, जो GS4 में हमारा सिलेबस एथिक्स का होता है। तो ये चारों के चारों आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद दोस्तों मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, जो बच्चे आंसर्स लिख रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आप इस इनिशिएटिव को सीरियसली ले रहे हैं। देखिए होता है क्या ना, सीधी बात बोलूं कि हमको ना डर बहुत लगता है आंसर लिखने से। अब कभी ना कभी तो आंसर लिखना है, चाहे प्रीलिम्स में आपके 140 नंबर भी आ जाएं, मेंस तो लिखोगे आप आगे जाके। अब आप अपने फियर को ओवरकम कैसे कर सकते हो? मैं बार बार कहता हूं कि फियर को ओवरकम करना है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये डे टू डे प्रोसेस है। ये नहीं कि आज ही रात को आप सारी चीजें अचीव कर लेंगे, टाइम लगता है। फियर को ओवरकम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि एक्शन लो। यार आप चलना शुरू करो, गिरोगे तो कोई बात नहीं, हम है ना, उठाएंगे आपको। आप लेकिन चलना तो शुरू करो। तो अब जैसे कुछ बच्चे हैं जो आंसर्स लिख रहे हैं, मैं ये चाह रहा हूं कि जो जो ये वीडियो देख रहे हैं, देखिए जो तो PDF लेके जा रहे हैं, सिर्फ वीडियो देखने के लिए PDF डाउनलोड करके जा रहे हैं, तो चलो वहां पे तो कोई फायदा नहीं है बात करने का, ठीक है। लेकिन जो बच्चे बहुत ईमानदारी से वीडियो देख रहे हैं, तो बच्चों प्लीज कमेंट करो, कमेंट करो, आंसर लिखो। हम हैं यहाँ पे, रिव्यू करेंगे, चाहे वो 10 घंटे बाद रिव्यू करें, चाहे आपको अगले दिन रिव्यू मिले, लेकिन आपको फीडबैक मिलेगा। पीयर टू पीयर रिव्यू भी होगा। देखिए कुछ बच्चे आज किसी ने कमेंट सेक्शन में कल एक आंसर लिखा था, काफी अच्छा आंसर लिखा था, तो एक और बच्चे ने उस पर रिव्यू किया। तो देखिए ये पीयर टू पीयर रिव्यू भी है ना। यहां पे देखिए इस एक्सरसाइज को कितना इंगेजिंग बनाया जाएगा। अभी ऐसे फिजिकल डिस्टेंस तो है नहीं हमारे साथ कि हम फिजिकली एक दूसरे के सामने बैठे हो, लेकिन अब वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं। अब फिजिकली अगर जुड़े होते तो और बात थी कि क्लासरूम में टीचर है, सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो बहुत मजा भी आता है बात करने का। लेकिन अब हम कैसे, अगर हमको इस बात का अंदाजा लगाना है कि भाई आपको क्या समझ आई है, क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी रही है ये वीडियो को देख के, तो वो तो तभी पता लगेगा ना अगर आप कुछ कमेंट करेंगे, तो हमको भी उससे फीडबैक मिलता रहेगा। अब कल किसी बच्चे ने कहा था कि सर आप क्वेश्चन को हिंदी में भी बताइए कि इंग्लिश में कई बार समझ नहीं आता, तो कोई बात नहीं, आप फीडबैक दीजिए, उसको इनकॉर्पोरेट हम करेंगे, ठीक है। हमारा वो काम है कि आपकी फीडबैक से हम कैसे अपने इनिशिएटिव को और बेहतर बना के और आपके सामने और रिफाइंड वे में इस चीज को लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो अब ये बातें मैंने कुछ शुरू में करनी थी, बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस स्टार्ट विद टुडेज डिस्कशन। चलिए, पहला आर्टिकल, नीट एंड स्टेट्स। अब देखिए तमिलनाडु की सरकार ने पिछले साल सितंबर 2021 में नीट को लेके काफी मुद्दा हुआ था, जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है। अब तमिलनाडु की सरकार ने कहा था कि देखिए ये जो नीट का एग्जाम है ना, ये चलो पैन इंडिया एलोकेशन होती है, पैन इंडिया एलोकेशन ऑफ सीट्स होती है, ठीक है। और इससे तमिलनाडु की सरकार ने कहा था कि जो गरीब बच्चे हैं, जिनकी एस्पिरेशन है कि वो भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, और खास करके वो बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको एडवांटेज नहीं मिलता नीट का एग्जाम देके। जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, प्राइवेट कोचिंग्स लेते हैं, उनको एडवांटेज बहुत मिलता है, ठीक है। और तमिलनाडु की सरकार का यह कहना था कि जो हमारे बच्चे हैं, जो स्टेट डोमिसाइल वाले बच्चे हैं, सरकारी स्कूलों में जो पढ़ते हैं, उनको सीट्स नहीं मिलती हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत महंगी महंगी कोचिंग, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। चलो वो बात भी ठीक है, बात वहां पे भी गलत नहीं है। अब तमिलनाडु ने इसके चलते एक बिल निकाला था, नीट एग्जाम्पशन बिल। अब तमिलनाडु की सरकार ने वो सितंबर 2021 में निकाला था। तो जैसे कायदे के हिसाब से पहले वो जो बिल है वो गवर्नर के पास जाएगा। अब गवर्नर के पास या तो ऑप्शन है कि वो उसको सिग्नेचर करे, उसको पास करे, या फिर वैसे जो बात कायदे से बनती थी, गवर्नर जो RN रवि है वहां के गवर्नर, उनको कायदे से वो जो बिल था वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखना चाहिए था कि प्रेसिडेंट के ओपिनियंस क्या है उस बिल को लेके, ठीक है। बिकॉज देखिए नीट का एग्जाम है वो एक सेंट्रल एग्जाम है, ठीक है। नीट जो कानून बनाया गया था, जिस कानून से नीट एस्टैब्लिश किया गया था, वो एक सेंट्रल लॉ है, ठीक है। तो यहां पे स्टेट और सेंटर का कंफ्लिक्ट आ रहा है, तो वो जो बिल था गवर्नर को कायदे से प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखना चाहिए था, गवर्नर ने नहीं करा, ठीक है। गवर्नर उस पर बैठे रहे इतने दिनों तक, 3 महीनों से ज्यादा तक जो गवर्नर थे RN रवि उस बिल पे बैठे रहे। अब तमिलनाडु की सरकार ने फिर से ये बिल पास करा है। अब यहां पे ये बात हो रही है कि अब गवर्नर को देरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब गवर्नर ने, अब देखिए गवर्नर के पास ऑप्शन अभी भी है कि वो बिल को प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए, प्रेसिडेंट के ओपिनियन क्या उसके लिए रिजर्व कर सकते हैं। पॉलिटी में आपने बातें पढ़ी हैं कि गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, बिल वापस करना, अपने पास रखना, या प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखना। और हमको यह भी पता है ना, पॉलिटी में यह भी पढ़ा है कि प्रेसिडेंट की जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है ना, गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट से ज्यादा हैं, हमने ये बात भी पढ़ी हुई है। अब इसके चलते अब ऑप्शंस क्या है, तो यहां पे इस आर्टिकल में यह बात कही गई कि गवर्नर को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब जो बिल है उस पे अपना व्यू देना चाहिए। अब वापस वो रिटर्न तो कर नहीं सकते हैं, दूसरी बारी बिल जब गवर्नर के पास आ गया है तो दूसरी बारी वो फिर से रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने एक फैसला किया है। अब
गवर्नर इज ड्यूटी बाउंड कि उसको एक्सेप्ट करना है, या तो अगर नहीं एक्सेप्ट करना तो फिर वो रिजर्व करके रखते हैं प्रेसिडेंट के लिए, वो भी नहीं काम किया। अब यहां पे नीट के चलते, इस बिल के चलते तमिलनाडु की सरकार ने, एम के स्टालिन की सरकार ने कमेटी बिठाई थी, जस्टिस ए के रंजन कमेटी, ताकि भाई आप बताइए जस्टिस ए के रंजन कमेटी के हिसाब से कि आपको क्या लगता है कि जो मुद्दा तमिलनाडु की सरकार ने रेस करा है क्या वो वैलिड है, क्या वाकई में हमारे जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, वाकई में जो नीट का एग्जाम है उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी है कि नहीं। तो जो जस्टिस ए के रंजन कमेटी रिपोर्ट थी उसने भी तमिलनाडु की सरकार से एग्री की और कहा कि वाकई में जो सरकारी बच्चे हैं, डिसएडवांटेज फैमिलीज में से जो आते हैं, सरकारी स्कूलों में जो पढ़ते हैं, गरीब बच्चे हैं, उन ये वाकई में उनके साथ एक ज्यादती है कि नीट इज डिस्क्रिमिनेटिंग, क्रिएटिंग अ डिवाइड बिटवीन द वेल ऑफ स्टूडेंट्स, द रिच स्टूडेंट्स एंड द नॉट सो वेल ऑफ स्टूडेंट्स। ये तो जस्टिस ए के रंजन कमेटी ने कहा था। गवर्नर ने इस कमेटी की फाइंडिंग्स के ऊपर भी क्वेश्चन किया था और इसके चलते गवर्नर ने ये जो बिल था वापस भेजा तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट को इसको रिकंसिडर करने के लिए। अब कंसर्न्स की हम बात करें, ठीक है, नाउ this is clearly a bill which requires the president's acceptance. The exemption from NEET is in conflict with the central law. ठीक है, अब देखिए, अब अगर तमिलनाडु का कोई स्पेशल केस कंसिडर करना है कि तमिलनाडु में नीट का जो एग्जाम है लागू ना हो, इसके लिए प्रेसिडेंट का अप्रूवल, प्रेसिडेंट के ओपिनियंस बहुत जरूरी हैं, क्योंकि फिर डायरेक्ट सेंट्रल स्टेट का मैटर आ जाता है। तो अगेन जैसे मैंने अभी बोला कि गवर्नर ने ये प्रेसिडेंट को नहीं दिया, आगे गवर्नर ने वापस रिकंसिडर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। अब ये बिल अच्छा है कि नहीं है, नीट एग्जाम अच्छा है कि बुरा है, यह बात अब मैटर नहीं करती है। अब बात जो मैटर करती है वो ये है कि गवर्नर को अब और कोई देरी नहीं करनी चाहिए इस मैटर को और ज्यादा उलझाने के लिए। गवर्नर की पोजीशन की बात करें, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने बहुत क्लियरली वेल एस्टैब्लिश किया था कि गवर्नर का जो गवर्नर है, जो अब देखिए गवर्नर के ऑफिस को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी भी रहती है कि गवर्नर को हम कहते हैं कि वो एजेंट्स ऑफ द सेंटर हैं, खास करके अगर स्टेट में जो रूलिंग पार्टी है वो ऑपोजिशन पार्टी हो, ठीक है, और सेंट्रल में कोई और पार्टी है, तो आमतौर पर देखा जाता है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी का फायदा उठा के, अपनी डोमिनेंस का फायदा उठा के जो गवर्नर्स को वहां पे अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट्स में, तो अपनी चलाने के लिए, अपने डिसीजंस को थोपने के लिए गवर्नर के ऑफिस का मिसयूज किया जाता है। लेकिन जब गवर्नर के ऑफिस की स्थापना करी गई थी तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत एक बात क्लियरली एम्फसाइज करी थी कि ज्यादा डिस्क्रिशन नहीं होगी गवर्नर के पास, ठीक है। लेकिन गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर है, ये हमने पॉलिटी में भी पढ़ा है कि वो वाइडर है एज कंपेयर टू द प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि गवर्नर के पास एक ऑप्शन है कि वो जो बिल है जो उसके पास आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ने जो बिल उसको पास किया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो बिल उसको पास किया है, वो बिल गवर्नर रिजर्व करके रख सकता है फॉर द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, फॉर द व्यूज ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहां पर एक वो डिस्क्रिशन गवर्नर की ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन को बहुत कम यूज करते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। आमतौर पे नॉर्म क्या है कि भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जो फैसला आपके पास आ रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा नहीं किया जाता, उसको जैसे भी है उसको पास करने के लिए ज्यादा रुकावट नहीं आती है, उसको अप्रूव कर दिया जाता है। तो अब ये बहुत रेयर था कि रिकंसिडर करने के लिए RN रवि ने वो फैसला स्टेट गवर्नमेंट को दिया। सरकारिया कमीशन की बात करें, सरकारिया कमीशन के बारे में आपने सेंटर स्टेट रिलेशंस में पढ़ा होगा। तो सरकारिया कमीशन का यह कहना है कि जहां तक सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात है कि जो गवर्नर है शुड नॉट एक्ट कॉन्ट्ररी टू व्हाट इज द व्यू विच इज गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जस्ट बिकॉज के गवर्नर को वो प्रस्ताव पसंद नहीं आया पर्सनली, जस्ट बिकॉज गवर्नर को उस प्रस्ताव में कोई प्रॉब्लम आई, डजंट मीन कि गवर्नर उस बिल को ब्लॉक करके बैठ जाए, गवर्नर उस बिल के ऊपर 3-4 महीने तक बैठा रहे और उसको पास ना करे। तो ये बात सही नहीं बनती है, ये बात इस एडिटोरियल में करी गई है। तो नीट एग्जाम्शन बिल की बात करें तो स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने बोला कि जो नीट है, जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है। इसके चलते डिस्क्रिमिनेटरी क्या हुआ उसका कारण आपको मैंने अभी बताया था। जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु है, दिस हैज पास्ड दिस बिल ऑन द 3 सितंबर 2021। अब यहां पे स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने एक कमेटी बिठाई, जस्टिस ए के रंजन कमेटी, कि भाई आप भी इस बात की तहकीकात करिए कि आपको भी लगता है कि डिस्क्रिमिनेटरी है कि नहीं। तो ए के रंजन कमेटी की फाइंडिंग के हिसाब से भी लगा कि हाँ ये वाकई में डिस्क्रिमिनेटरी है कि जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको इतना लेवरेज नहीं मिल रहा, वो इतनी महंगी महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, और वो उनको ये एज नहीं मिल पाता इतने बहुत हार्ड और टफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लाइक नीट। नाउ नीट हैज लिमिटेड द डाइवर्सिटी ऑफ द कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन इन MBBS। देखिए एस्पिरेशंस है, किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने IAS बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, ठीक है। अब यहां पे ये माना जा रहा है कि ये पर्टिकुलर एग्जाम एक अड़चन बन रहा है एक बच्चे की एस्पिरेशन के लिए। और दूसरी बात जो ए के रंजन कमेटी ने बोली है दैट दिस हैज इंपीडेड द डिजायर ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड ऑफ रिसीविंग मेडिकल एजुकेशन एंड फुलफिलिंग देयर एस्पिरेशंस। चलिए नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। देखिए अब एग्जाम्शन नीट का हो या ना हो वो और बात है, लेकिन अगर एग्जाम्शन मिल भी जाए
तो भी वो शायद सोल्यूशन नहीं होगा। ऑलरेडी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की बात करें, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, देखिए वैकेंसीज बहुत है डॉक्टर्स की, ठीक है, पैंडेमिक के बाद तो ये चीज और सामने आई है, लेकिन क्या नीट को हटा देने से, नीट को एग्जेम्प्ट कर देने से क्या कोई सोल्यूशन निकल जाएगा? इस आर्टिकल के हिसाब से शायद कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इससे पहले भी सिचुएशन ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन द इशू ऑफ नीट बीइंग अ बैरियर टू एक्सेस इज जेन्युइन। जो इशू तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट ने रेस करा है, ये इशू जेन्युइन जरूर है। तो देयर इज नो डाउट कि जो मैंडेटरी नेचर है ऑफ नीट, ऑफ एलोकेटिंग द सीट्स ऑन द पैन इंडिया बेसिस, दिस इज अंडरमाइनिंग द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, खास करके इन मेडिकल एजुकेशन। तो स्टेट्स को जो है, जो उनका से है, वो डिनाई नहीं किया जा सकता, खास करके किसने मेडिकल कोर्सेज ज्वाइन करने हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में कि नहीं करने हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अगर चाहें, अगर उनका जो व्यू है कि भाई हमारे जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जो स्टेट डोमिसाइल वाले बच्चे हैं, उनको सीटें नहीं मिल रही हैं, और जो एडवांटेजेस घरों से आते हैं उनको सीटें मिल रही हैं, तो स्टेट्स का ये इशू रेस करना भी कोई गलत बात नहीं है। ये बात इस आर्टिकल में करी गई है। क्वेश्चन क्या बनता है, क्या कंसर्न्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के हैं विच आर रेज्ड अगेंस्ट नीट? व्हाट आर द कंसर्न्स व्हिच द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु हैज रेज्ड अगेंस्ट नीट? क्या आपको लगता है, डू यू थिंक द आइडिया ऑफ हैविंग अ पैन इंडिया सीट एलोकेशन इन मेडिकल कॉलेजेस थ्रू द नीट, क्या ये आइडिया, इज इट अगेंस्ट द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म? इसको 250 शब्दों में आप कमेंट करिए। तो ऑप्शन है आपके पास, आज 4 आर्टिकल्स कर रहे हैं डिस्कस, कोई भी 4 आर्टिकल्स में से कोई भी आर्टिकल जो आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि इसके ऊपर आप आंसर अपने शब्दों में कर सकते हैं। चलो 250 शब्दों में मैं मानता हूं कि चलो यूट्यूब पे फिर वो लिमिटेशन आती है, 7 शब्दों में 70 शब्दों में कर दो, 70 वर्ड्स में, 80 वर्ड्स में कर दो, लेकिन किसी एक टॉपिक पे जरूर आपने आंसर करना है। अगला आर्टिकल, अंडरमाइनिंग पोल्स, ये एस वाई कुरैशी ने लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस में आया था। जैसे कि आप जानते हैं एस वाई कुरैशी हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। अब यहां पे बात कर रहे हैं ओपिनियन पोल्स की और एग्जिट पोल्स की। देखिए अब इलेक्शंस का टाइम चल रहा है, 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हैं। अब देखिए बहुत सारी डेमोक्रेसीज में बहुत कॉमन बात है ओपिनियन पोल्स होना, एग्जिट पोल्स होना, दिस इज वेरी कॉमन। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, खास करके अगर हम एग्जिट पोल्स की बात करें तो इंडिया में भी एग्जिट पोल बैन है। लेकिन अगर हम बाकी कंट्रीज की बात करें, कनाडा की बात करें, फ्रांस, इटली, टर्की, तो इनमें कुछ देशों का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया। तो कुछ देशों में जो ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ओपिनियन पोल की और एग्जिट पोल की, वो 2 से लेके 21 दिन पहले, पोल जिस दिन होनी है, जिस दिन वोटिंग होनी है, उससे 2 से 21 दिन पहले ही रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि कोई भी मीडिया पब्लिकेशन, कोई भी अखबार, कोई भी पत्रिका किसी भी किस्म के ओपिनियन या एग्जिट पोल्स नहीं प्रकट करेगा। अब देखिए, अब ओपिनियन पोल आपका अपना ओपिनियन है। अब अगर आप जाके सर्वे करना चाहते हैं कि इस बार कौन आएगा, योगी जी आएंगे, चन्नी जी आएंगे, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो लोग अपने ओपिनियंस दे रहे हैं कि पंजाब में लगता है जी ये आएगा, यूपी में लगता है ये आएगा। तो आजादी है भाई, हम आजाद देश के नागरिक हैं, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपका अपना ओपिनियन है। चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे चन्नी हो, चाहे सिद्धू हो, चाहे कैप्टन हो, जो भी सीएम बनना चाहे। लेकिन अब बात यह है कि जो लोग इसको अपोज कर रहे हैं ओपिनियन पोल को और एग्जिट पोल को कि ये नहीं पब्लिश होने चाहिए, उनका यह कहना है, देखिए हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। देखिए हम ये बात क्यों भूल रहे हैं कि अगर ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल्स पब्लिश किए जाएंगे, अब हमको क्या पता जो पोलिंग एजेंसी ओपिनियन पोल्स पब्लिश कर रही है वो कितने सही और एक्यूरेट तरीके से पब्लिश कर रही है। अक्सर देखा गया है कि ये जो ओपिनियन पोल्स आते हैं, जो एग्जिट पोल्स आते हैं, मिसगाइडेड होते हैं, पेड होते हैं। कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई ना कोई बहुत तगड़ा एमपी या एमएलए इस कंपनी को, इस पोलिंग एजेंसी को बैक कर रहा होता है, और अब लोगों का ओपिनियन ऐसा बनेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर इलेक्शन हुए भी नहीं है और इलेक्शन से पहले ही रुझान आने शुरू हो रहे हैं, इलेक्शन को महीना पड़ा हुआ है और उससे पहले ही रुझान आ रहा है कि जी पंजाब में इस बार कांग्रेस आएगी या यूपी में इस बार बीजेपी आएगी, तो हो सकता है वो आए, हो सकता है वो ना आए, वो तो बात की बात है। लेकिन इस तरह के ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल लोगों के बिहेवियर को, लोगों के थॉट्स को, लोगों के ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस करके ये कहना कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन हम ये मत भूलें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है तो वहां पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाती हैं, और वोटर्स के माइंड में अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाता है कि भाई वो अपना इन्फ्लुएंस है, अपना वोट उस तरीके से बनाएंगे कि भाई अगर ओपिनियन पोल्स में आ रहा है कि फॉर एग्जांपल कांग्रेस को ज्यादा वोटें मिलेंगी तो हम कांग्रेस को वोट कर देते हैं। अब इससे क्या होता है कि ये ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्ट अपॉन करते हैं ऑन द सिटीजंस। अब ये अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात हुई है, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, यानी कि देखिए किसी भी किस्म का इन्फ्लुएंस करना किसी के ऊपर भी, कि भाई अगर आप किसी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई इसी पार्टी को वोट करो, ठीक है, या उस पार्टी को वोट करो, आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो ये तो नहीं है ना। फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस की हम बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हमको ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कंडक्ट करने हैं, फ्री और फेयर तरीके से कंडक्ट करने हैं, तो किसी किस्म का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए वोटर के ऊपर खास करके। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करें, दिस इज ऑल्सो एन इलेक्टोरल ऑफेंस अंडर द आईपीसी सेक्शन 171, और अनड्यू इन्फ्लुएंस को एक करप्ट प्रैक्टिस माना जाता है अंडर द सेक्शन 123 क्लॉज 2 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट।
अब डिमांड फॉर अ बैन ऑन ओपिनियन पोल्स, तो देखिए ये जो बैन ऑन ओपिनियन पोल्स की बातें हैं ये कोई नई बात नहीं है, बहुत समय से चलती आ रही है। 95 96 से ये बात चलती आ रही है कि जी ओपिनियन पोल्स को, एग्जिट पोल्स को बैन कर दो। तो 2 बारी ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई थी इलेक्शन कमीशन के साथ, पहली बार वो 1997 में हुई थी और दूसरी बार 2004 में हुई थी। तो चलो सारे जो विधायक थे, सारे जो लीडर्स थे, उन्होंने बोला कि जी इलेक्शन कमीशन को ये जो ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल का जो धंधा है इसको बंद कर देना चाहिए। अनड्यूली जो वोटर्स हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और उनकी जो वोटिंग चॉइसेस हैं वो भी उससे इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। बिकॉज मीडिया में देखिए हमको नहीं पता ना कि आज के टाइम में तो वैसे भी कहते हैं कि गोदी मीडिया, आज के टाइम में तो वैसे भी कहते हैं कि मीडिया ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है। आमतौर पर मीडिया को फोर्थ स्टेट ऑफ द डेमोक्रेसी माना जाता है, लेकिन आज के टाइम में जो मीडिया है वो शोर शराबा ज्यादा करता है और फैक्चुअल बातें, रियलिटी जो है वो सामने कम आती है, ठीक है। तो अब मीडिया की अगली कोशिश होगी कि किसी ना किसी पॉलिटिकल ग्रुप को जिताने के लिए, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को जिताने के लिए मैनिपुलेटेड एग्जिट पोल्स या ओपिनियन पोल सामने रखे। तो ये तो आज की बात है, लेकिन ये बात तो 1997 से चलती आ रही है कि इसको बैन कर देना चाहिए। तो चलो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोई बात नहीं, इसमें हम कोई गाइडलाइंस इशू कर देते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, जिसके चलते हम ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स को बैन कर सकते हैं। ये बात चलेगी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट पे बात चैलेंज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इलेक्शन कमीशन को कि भैया ऐसे कैसे आप ये बैन कर सकते हो, कोई कानून है, कोई कानून पार्लियामेंट की तरफ से कोई लेजिस्लेशन हुआ है जो इसको बैन करे? तो इलेक्शन कमीशन कहता कि नहीं हुआ है। तो दूसरी बार फिर 2008 में फिर चले गए पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, तो बहुत सारे लीडर्स ने जाके फिर इलेक्शन कमीशन को बोला कि जी इसको बैन कर दीजिए। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि भैया अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहले ये जो कानून है, जो लॉ है, वो सरकार द्वारा जब तक नहीं आता तब तक हम इसको लेके कुछ अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते। तो पहले आप जाइए पार्लियामेंट में, जाइए इसको लेके कोई कानून बनाइए, तब जाके हम कुछ एक्ट अपॉन कर पाएंगे। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या कहा? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो प्रिंट मीडिया है, दिस इज सॉट टू बी एक्सप्लॉइटेड बाय इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स व्हिच मिसगाइड और मिसलीड द वोटर्स। अब एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था 2014 में, तो वहां पे स्टिंग ऑपरेशन में यह पाया गया था कि 11 पोलिंग कंपनीज जो हैं दे वर कॉट रेड हैंडेड, जो कि सर्वेस को मैनिपुलेट कर रहे थे, इस तरह के ओपिनियन पोल्स को, एग्जिट पोल्स को मैनिपुलेट कर रहे थे। अब देखिए ये बातें अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, दीज थिंग्स क्रिएट एन अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड्स ऑफ द वोटर। तो यहां पे सुझाव दिया गया कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना बहुत जरूरी, जैसे ब्रिटेन में ब्रिटिश पोलिंग काउंसिल है, तो यहां पे इंडिया में भी एक ऐसा रेगुलेटर होना बहुत जरूरी है जो इन पोलिंग एजेंसीज को रेगुलेट कर सकता है और ये इस बात की तहकीकात कर सकता है, चेकिंग कर सकता है, वेरिफिकेशन कर सकता है कि ये जो पोलिंग एजेंसी है वो किसी के अंडर काम तो नहीं कर रही है, इसको बैक कौन कर रहा है, इसकी फंडिंग कहां से आ रही है, क्या मेथड यूज कर रहे हैं वो अपना ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल बनाने के लिए, क्या उनका सैंपल साइज है, ठीक है, क्या वो 10 लोगों को ही क्वेश्चन पूछ के सर्वे करके अपना ओपिनियन पोल बना रहे हैं कि इस बार बीजेपी आएगी, इस बार कांग्रेस आएगी, ठीक है, उनका सैंपल साइज क्या है। तो ये सब चीजें की तहकीकात करना, इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है, जो एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर कर सकता है, ठीक है। नाउ अ रिलेटेड इशू इज द एग्जिट पोल्स, ठीक है। नाउ दिस वाज बैंड बाय द अमेंडमेंट बाय द आरपी एक्ट 2008, लेकिन हाउएवर इसके बावजूद जो मीडिया है दिस हैज रेगुलेटली फ्लाउटेड द लॉ बाय कंडक्टिंग एग्जिट पोल्स ऑन द पोल डेज, ठीक है। एग्जिट पोल्स यानी कि जब आप वोट करके आते हैं उसके बाद, वोट करने के बाद जो रुझान आते हैं, इमीडिएटली वोट करने के बाद रुझान कौन से आ जाएंगे, अभी काउंटिंग चलेगी उसके बाद ही रुझान आएंगे ना। तो इलेक्शन कमीशन जब काउंटिंग शुरू करेगा सुबह, चलो 6 बजे 7 बजे जब भी काउंटिंग शुरू होती है तो वो शाम तक रिजल्ट आ जाता है, लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि चलो बेशक एग्जिट पोल्स को बैन भी किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हर एक मीडिया चैनल अपने एग्जिट पोल्स का सर्वे लेके सामने आ जाता है, वो बल्कि रात को ही शुरू हो जाते हैं, काउंटिंग से एक दिन पहले ही शुरू हो जाते हैं। तो यहां पे इस बात को लेके कंसर्न रेज किया गया है। क्वेश्चन क्या बनता है, तो आपके हिसाब से एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्जिट पोल्स एंड ओपिनियन पोल्स? क्यों जरूरी है एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स को बैन करना टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? चलिए अगला आर्टिकल, कंट्रोलिंग द वुमेन्स बॉडीज, ये रामा श्रीनिवासन ने लिखा है। अब देखिए यहां पे बात हो रही है क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप की। देखिए ये ना मुद्दा 2 हफ्ते से दिल्ली हाई कोर्ट में काफी गर्म हुआ पड़ा है अबाउट क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप। तो अब दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि सरकार को अपना व्यू प्रकट करे। अब देखिए सरकार में काफी लोगों ने बात प्रकट करी है, सरकार में काफी लोगों ने, काफी मिनिस्टर्स ने बात बोली है कि देखिए मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना तो फिर हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज के साथ खेलने वाली बात होगी कि भाई अब लोग अपने पर्सनल लाइफ में, पर्सनल डोमेन में, पर्सनल मैरिज में क्या कर रहे हैं, इससे सरकार को क्या लेने देना। चलो बात उनकी भी गलत नहीं है। अगर हम नागेश्वर राव की बात माने, नागेश्वर राव जो कि हमारे एक्स सीबीआई डायरेक्टर हैं, उन्होंने बोला कि इस तरह का मूव कि भाई हम मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करें, ये एंटी सिविलाइजेशन हो सकता है और दिस कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द फैमिलीज ऑल्सो। नो अब हर किसी के अपने व्यूज हो सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर हम दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज की भी बात माने तो दिल्ली हाई कोर्ट के भी एक जज ने बोला है कि देखिए इसका थोड़ा सा तो वहम वहां पे हाई कोर्ट में जजेस को भी आ रहा है कि भाई अगर हम इस तरह का कोई कानून, अगर एक्चुअल में, देखिए कानून तो सरकार ने बनाना है, ठीक है, अब अगर लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट को अपनी तरफ से सुझाव देती है
या कोई ऐसे गाइडलाइंस देती है कि सरकार को कानून बनाने पड़े, तो उनको भी है कि भाई हम कहीं कोई इंटरफेरेंस तो नहीं कर रहे हैं, कि आफ्टर ऑल इस प्रोविजन को फिर मिसयूज भी बहुत किया जा सकता है। देखिए हम डाउरी की बात करें तो डाउरी ठीक है, डाउरी इज नॉट अ गुड, इट्स अ सोशल इविल, लेकिन डाउरी हैरेसमेंट को लेके बहुत सारे फेक केसेस भी आते हैं। ठीक है, आमतौर पे काफी सारे आदमियों को उनके अगेंस्ट डाउरी हैरेसमेंट के जो केसेस जो डाले जाते हैं तो ये बहुत फेक होते हैं, मैनिपुलेटेड होते हैं, जानकर उनको फंसाया जाता है। ठीक है, नाउ अनदर मोर प्रेवलेंट इंपल्स इज द फियर ऑफ फॉल्स एक्यूजेशंस, कि भाई अगर अब कल को कोई भी और बोल दे कि भाई मेरे हस्बैंड ने मेरा मैरिटल रेप करा है, तो वो कितनी बात सच है कितनी बात सच नहीं है, यू नेवर नो द इंटेंट बिहाइंड। देखिए वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह सब ठीक है, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ एरर, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन। हमने दोनों ही पहलू देखने ना, सिर्फ एक पहलू नहीं देख सकते हैं। Now the source of the anxiety is linked to both rape cases and the dowry harassment cases. तो दोनों ही केसेस में, दोनों ही मुद्दों में अगर क्रिमिनलाइज हैं ये दोनों प्रोविजंस, तो इसको मिसयूज करने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। अगर हम सेक्सुअल क्राइम्स की बात करें तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पे नोटिस करने वाली ये है कि बहुत ही कम सेक्सुअल क्राइम्स, खास करके मैरिटल रेप की अगर हम बात करें, बहुत ऐसे कम क्राइम्स रिपोर्ट करे जाते हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर जो कंप्लेनेंट होगा उसको कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, उसको शी विल बी स्टैंडिंग इन दी कोर्ट बॉक्स कटघरे में, और अब उसके अगेंस्ट कितनी सारी प्रोसीडिंग्स होंगी, उसको ऊपर कितना, एक औरत के ऊपर कितना उसको टॉर्चर किया जाएगा, मेंटली हैरेस किया जाएगा, तो अक्सर वो कंप्लेनेंट के लिए ही बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा अगर वो रिपोर्ट करे कि अगर ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ है, मैरिटल रेप की जैसी कोई चीज अगर मेरे साथ हुई है। नाउ एक्सेस टू वुमेन बॉडीज, देखिए अब लिटिगेशन ऑन सेक्सुअल क्राइम्स आल्सो ड्रॉज फ्रॉम सोशल एंड कास्ट बेस्ड परसेप्शंस। अब देखिए ये देखना बहुत जरूरी है कि किसके अगेंस्ट केस लगाया जा रहा है, किसके अगेंस्ट केस इंपोज किया जा रहा है। अक्सर देखा जाता है, देखिए जो अमीर लोग हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट की बात करें, मंत्रियों की बात करें, तो वो बच जाते हैं। ठीक है, उनको बैक करने के लिए उनकी फ्रेटर्निटी के लोग बहुत होते हैं। तो मान लीजिए कोई एमएलए है, मान लीजिए कोई मीडिया, जैसे हमने तरुण तेजपाल का केस भी देखा था, तो उसको बैक करने के लिए उसकी फ्रेटर्निटी है कि भाई नहीं ये तो इंसान बहुत अच्छे कैरेक्टर का है, बहुत इनोसेंट है, तो ये कैसे हो सकता है कि उसने रेप किया हो या मैरिटल रेप किया हो, तो ये एलिगेशन बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल झूठी है। और कोई गरीब इंसान हो, मान लीजिए कोई गरीब इंसान है जो इतना फेमस नहीं है, वो मीडिया सेलिब्रिटी नहीं है, वो कोई एमएलए नहीं है, वो कोई एमपी नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि वो एक लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो अब लिव इन रिलेशन में रह रहा है, कल को अब खुंदक में आके, कल को शादी अगर नहीं होती तो कल को खुंदक में आके एक और सवाल रेज होता है कि लड़की अगर जाके अपने घर वालों को बता दे किसी में लिव इन रिलेशन में थी किसी XYZ के साथ, तो घर वाले खुंदक निकालने के लिए उसके अगेंस्ट मैरिटल रेप का केस अगर इंपोज कर दें, अब वो गरीब इंसान क्या करेगा? ठीक है, तो इस करके यहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन बहुत आ जाता है। तो अब इसको मिसयूज तो किया जा सकता है, लेकिन इसको मिसयूज भी इस तरीके से किया जाता है कि जो अमीर आदमी है वो फिर भी बच जाएगा और जो गरीब है वो शायद ना बचे। अच्छा, कई बार ये भी देखा जाता है कि जो कोई अमीर आदमी है, चाहे वो एमएलए है, चाहे वो एमपी है, चाहे वो कोई मीडिया पर्सनालिटी है, वो वाकई में गुनहगार होता है, लेकिन अपना इन्फ्लुएंस यूज करके, अपना क्लाउड यूज करके वो किसी ना किसी तरीके से बच जाता है। तो नेवरदलेस यहां पे एक और व्यू फिर समझने को आता है कि भाई मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना चाहिए। देखिए दोनों बातें हो रही हैं, यहां पे बात हो रही है कि क्रिमिनलाइज क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं भी करना चाहिए। व्यूज है ना, ओपिनियंस है, हर कोई अपने ओपिनियंस दे सकता है। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? देखिए जो पिटिशन है अगेंस्ट द मैरिटल रेप, नाउ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी एज पर द ऑथर, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू विटनेस द अनरैवलिंग ऑफ सम ऑफ दीज अनस्पोकन नॉर्म्स। हमने अभी बात करी बहुत सारी जो सेक्सुअल क्राइम्स हैं खास करके मैरिज में, वो रिपोर्ट नहीं करे जाते हैं, तो औरतें डरती हैं रिपोर्ट करने के लिए। उनको होता है कि भी अगर हम रिपोर्ट करेंगे तो कल को हमको ही, हमारा ही गला पकड़ लिया जाएगा, हमारे ऊपर इतनी प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाएंगी, हमको ही वो मेंटल हैरेसमेंट फेस करना पड़ेगा। तो क्या ये मौका है इस चीज को अनरावल करने का? ये बात यहां पे रेस करी गई है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द मैरिटल रेप ओपन्स अप अनदर फ्रंटियर फॉर दिस बैटल। द बैटल और द डिबेट इज बिटवीन द लॉ, तो जो कानून है दैट इज बेस्ड ऑन द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, एंड ऑन द अदर हैंड द अनइक्वल पावर रिलेशंस विद इन द फैमिलीज। तो देखिए अब यहां पे एक सवाल ये उठता है, ठीक है, कानून है कि भाई सबको डिग्निटी, सबको अपनी रिस्पेक्ट, सबको अपना जो मान मर्यादा मिले, वो बात ठीक है। तो अगर किसी को नहीं मिल रहा तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अगर आपको लगता है कि आपके राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, आप अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट्स में। पर दूसरी बात यह आती है कि शादी के अंदर क्या ये पेट्रियार्कल सोच रखना कि सिर्फ आदमी को ही औरत के शरीर के ऊपर या औरत के ऊपर अधिकार होना चाहिए, क्या ये पेट्रियार्कल सोच आज के टाइम पे रखना, क्या वो वैलिड है? देखिए अब यहां पे ये बैलेंस बनाने का काम आ जाता है। तो यहां पे मेरे हिसाब से ना ही सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट, ना ही कल को सुप्रीम कोर्ट, ना ही कोई भारत सरकार, पर यहां पे समाज की भी बहुत ज्यादा योगदान की जरूरत है। तो क्या ये कहना कि सिर्फ आदमी का ही अधिकार अब औरत के ऊपर होना चाहिए? ठीक है, सिविलाइजेशन की बातें हो रही हैं, मैस्कुलिनिटी की बातें हो रही हैं, ठीक है, एक टर्म होता होगा टॉक्सिक, एक टर्म है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, उसके बारे में आपने सुना होगा। तो क्या ये सिर्फ बोलना कि सिर्फ आदमी का अधिकार हो औरत के ऊपर? तो ये एक मौका है दिल्ली हाई कोर्ट के पास इस बात को स्टैब्लिश करने के लिए कि अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जा सके। प्रोज भी है और कॉन्स भी हैं।
नाउ फॉर द चॉविनिस्ट, यानी कि अगर हम पेट्रियार्कल माइंडसेट की बात करें, उन लोगों के लिए लैक ऑफ कंट्रोल ओवर वुमेन सेक्सुअलिटी दैट प्रेजेंट्स इटसेल्फ अ क्राइसिस, कि भाई ऐसे तो ये तो बहुत अन्याय है कि अभी हम आदमी हैं, अगर हमारा कंट्रोल हमारी औरतों के ऊपर नहीं है, हमारी बीवी के ऊपर नहीं है, तो ये तो क्राइसिस हो गया, तो हम मर्द किस बात के हो गए। तो इस तरह की सोच भी आ जाती है ना। हाउ टू मेंटेन दैट बैलेंस, तो ये बात यहां पे रखी गई है। क्वेश्चन क्या बनता है, इज देयर अ नेसेसिटी टू क्रिमिनलाइज रेप? Will this provision be against the tenets of civilization? Based on your opinion, substantiate your answer. चलिए काम करिए, इसी क्वेश्चन को लेकर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके क्या व्यूज हैं, 60 to 70 वर्ड्स में इसी क्वेश्चन को आप कमेंट करिए अबाउट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ रेप, है ना। चलिए लास्ट एडिटोरियल आज का, राइट्स ऑफ द वीक, ड्यूटीज ऑफ द पावरफुल। देखिए राइट्स एंड ड्यूटीज की बात हो रही है, बड़ा अच्छा आर्टिकल था। अगेन ये मैरिटल रेप वाला और राइट्स एंड ड्यूटीज वाला दोनों ही आपके एथिक्स रिलेटेड आ जाते हैं। अब देखिए अगर राइट्स एंड ड्यूटीज की बात हो रही तो ये कहना कि भी इंसान अपने अधिकार तभी इंजॉय करेगा जब वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेगा, या ये कहना कि इंसान अपनी ड्यूटीज जब तक नहीं परफॉर्म करेगा उसको राइट्स नहीं मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। राइट्स और ड्यूटीज जो दोनों हैं वो बहुत कॉम्प्लीमेंट्री, वो साथ के साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि जो राइट्स हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द ड्यूटीज, या जो ड्यूटीज हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द राइट्स। अक्सर कहा जाता है कि भी इंडिया, ये क्वेश्चन भी मैंने पूछा था कि भी इंडिया इज अ नॉइजी डेमोक्रेसी, तो इंडिया में हर कोई कहता है भी मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन जब ड्यूटीज की बात आती है तो ड्यूटीज को निभाने को तैयार नहीं होता। ये तो एक पर्सपेक्टिव आ गया। इस आर्टिकल में क्या बात देखिए, इस आर्टिकल में ये लिखा है कि कैसे राइट्स और ड्यूटीज दोनों अपने आप को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दे आर लिंक्ड टू वन अनदर। तो राइट्स नहीं है जब तक ड्यूटीज नहीं है, और ड्यूटीज नहीं है जब तक राइट्स नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मेरा राइट है फ्री स्पीच का, मैं कुछ मर्जी बोलना चाहता हूं तो बोल सकता हूं, लेकिन मेरे को चुप भी तो होना पड़ेगा ना। अगर मेरे सामने अगर दो लोग और बैठे हैं, अब अगर उनकी बारी में आने नहीं दे रहा हूं बोलने के लिए, मैं ही बोली जा रहा हूं, तो मेरी ड्यूटी ये भी बनती है कि भाई व्हाइल आई एम एंजॉयिंग माय राइट टू स्पीक, तो भाई मेरे सामने दो लोग और बैठे, उनको भी तो बोलने का मौका दूं। और उसी तरह से जो दो लोग मेरे सामने बैठे हैं उनकी भी ड्यूटी बनती है कि भाई वो भी चुप हो जब मेरे बोलने की बारी आए। तो पॉजिटिव लिबर्टी नेगेटिव लिबर्टी की बात आ जाती है। तो मेरे को अपने राइट्स एंजॉय करने हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सैक्रिफाइसिंग द राइट्स ऑफ द अदर पीपल। तो मेरे को चुप होना और दूसरे लोगों को मौका देना बोलने का, वो भी बहुत जरूरी है। एन इंडिविजुअल जो राइट डिमांड कर रहा है, ही शुड एक्सपेक्ट अदर्स टू अलाउ और फैसिलिटेट इट्स एक्सरसाइज। वो इस इंसान को ये भी, जो इंसान राइट को डिमांड कर रहा है, उस इंसान को ये भी समझना बहुत जरूरी है कि दूसरों के राइट्स को अपहोल्ड करने के लिए मेरे को कुछ ड्यूटीज भी निभानी पड़ती हैं, ठीक है। टू से दैट वी मस्ट फोकस ऑन द ड्यूटीज रादर देन ऑन द राइट्स, दिस इज मेकिंग नो सेंस एट ऑल, ठीक है। तो पीछे का आर्टिकल बहुत अच्छा आया था जिसमें ये बात करी भी गई थी कि जी लोग अपने राइट्स को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन लोग ड्यूटीज निभाना भूल जाते हैं। तो अब राजीव भार्गव ये कह रहे हैं कि सिर्फ ड्यूटीज पे फोकस करना और राइट्स को ना एंजॉय करना, ये दोनों ही, देखिए राइट्स भी हैं ड्यूटीज भी हैं। अगर हम एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करें जहां पे इक्वालिटी है, अगर हम एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की बात करें, तो वहां पे ये नहीं होगा कि जो पावरफुल है सिर्फ उन्हीं के राइट्स होंगे। देखिए अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें, अगर हम कोई ऐसी कंट्री की बात करें जहां पे डिक्टेटरशिप है, ठीक है, या कोई ऐसी कंट्री की बात करें जो डेमोक्रेसी नहीं है, तो वहां पे तो क्या होगा, कुछ चंद लोग होंगे जो बहुत पावरफुल होंगे, जिनके पास राइट्स होंगे, लेकिन ड्यूटीज वो निभाएंगे नहीं। ड्यूटीज निभाने की बात वो किससे एक्सपेक्ट करेंगे, नागरिकों से, सिटीजन से। हम तो एक डेमोक्रेसी है। तो अगर यहां पे देखिए, यहां पे सरकार की ड्यूटी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि हमारे जो राइट्स हैं, सिटीजन के राइट्स हैं, वो कैसे अपहोल्ड हो सकते हैं, कैसे सिटीजन अपने राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं, इस बात को इंश्योर करना सरकार की ड्यूटी है। तो हम इंडिया में ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इंडिया में कुछ चंद लोग हैं जो कि पॉलिटिकल लीडर्स हो या बिजनेसमैन हो कि उनके ही राइट्स हैं और बाकी हम सबके सिर्फ ड्यूटीज हैं, हमने ड्यूटीज नहीं मानी, बाकी ने राइट्स एंजॉय करने हैं, नहीं, ठीक है। सो राइट्स विल कंटिन्यू टू एंटेल ड्यूटीज, बट जो डीपली हायरार्किकल सोसाइटीज होती हैं, खास करके अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री में जाएं, अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें, तो वहां पे कास्ट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पे ड्यूटीज किसकी थी, सिर्फ शूद्रास की थी। शूद्रास के राइट्स के बारे तो हमने कभी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो हमने सिर्फ राइट्स के बारे पढ़ा, ब्राह्मण्स के राइट के बारे, क्षत्रियास के राइट्स के बारे ना। ये तो फिर एक बहुत डीपली इनइक्वालिटेरियन सोसाइटी होगी। तो आज के टाइम पे ये प्रिंसिपल तो नहीं अप्लाई हो सकता कि भी जो लोग हैं वो ड्यूटीज निभाएं और जो बाकी पावरफुल लोग हैं, 3-4 जो लोग हैं देश में, वो अपने राइट्स एंजॉय करें। A hierarchical caste system distributes rights and duties unequally. इसी तरह से काफी इस्लामिक सोसाइटीज भी हैं जहां पे जो राइट्स और ड्यूटीज है वो जेंडर स्पेसिफिक है कि औरतें ये काम नहीं कर सकती, सिर्फ आदमी ये काम कर सकते हैं। तो अगेन ये भी डिस्क्रिमिनेटरी वाली बात होगी। तो चाहे इस्लामिक सोसाइटी है, चाहे वो कास्ट डोमिनेटेड सोसाइटी है, चाहे वो डिक्टेटरशिप है, तो वहां पे ये बात कॉमन देखने को मिल रही है कि सिटीजन को ड्यूटीज निभाने को कहा जाता है, उनको राइट्स नहीं मिलते हैं। अब कंट्रास्ट करें बिटवीन इगैलिटेरियन यानी कि जहां पे इक्वालिटी हो, और इनइगैलिटेरियन जो इक्वालिटी जहां पे नहीं है, अनडेमोक्रेटिक है। तो क्या कंट्रास्ट आता है, इन इगैलिटेरियन सोसाइटीज में जो पावर है,
इन इनइक्वालिटेरियन सोसाइटीज दोज इन पावर हैव द राइट्स, यानी कि जिनके पास पावर है, जो सत्ता में है, सिर्फ उन्हीं के पास राइट्स को एक्सरसाइज करने और एंजॉय करने की लिबर्टी है। लेकिन जिनके पास पावर नहीं है, जो आम नागरिक हैं, उनके पास सिर्फ ड्यूटीज हैं परफॉर्म करने को। और अगर एक हायरार्किकल सोसाइटी से इगैलिटेरियन ऑर्डर में भी ट्रांसफर अगर हो जाए सोसाइटी, यानी कि लेट्स से कि आज एक सोसाइटी है, कंट्री है जो कि बहुत स्ट्रांगली रिलीजियस डोमिनेटेड है, कास्ट डोमिनेटेड है, कल को मान लीजिए 10 साल बाद वहां पे ट्रांजिशन आया, सिविल अनरेस्ट हुआ, डेमोक्रेसी की डिमांड हुई, कल को वो सोसाइटी डेमोक्रेटिक बन भी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक सोसाइटी डेमोक्रेटिक बन भी गई है, तभी भी वहां पे पावर फ्री ऑर्डर नहीं आता। ठीक है, तो यानी कि अगर आप एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैं, तो वहां पे तो और ज्यादा जरूरी होता है कि इक्वल राइट्स एंड इक्वल ड्यूटीज को अपहोल्ड करना। इन इगैलिटेरियन सोसाइटीज, यानी कि जहां पे इक्वालिटी है, जहां पे जस्टिस है, जहां पे लिबर्टी है, जहां पे लोग ये चीजें एंजॉय कर पा रहे हैं, तो वहां पे मोर पावर मींस मोर ड्यूटीज, एक्सरसाइजिंग मोर ड्यूटीज। द पावरलेस हैव राइट्स, गरीब लोग जो हैं, जो डिप्रेस क्लास के लोग हैं, दे विल हैव द राइट्स, एंड द पावरफुल सरकार विल हैव द ड्यूटीज टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स। तो यहां पे अंत में एक एग्जांपल की बात यहां पे करी गई है, ड्यूटीज बियॉन्ड राइट्स की, यहां पे मॉरल ड्यूटी की बात करी गई है। दोस्तों यहां पे क्या है ना, देखिए अब यहां पे एक केस स्टडी की बात करें, एक एग्जांपल की बात करें, यहां पे एक एग्जांपल से समझाया गया कि मान लीजिए एक डॉक्टर, एक सर्जन है, उसने अपना ऑपरेशन परफॉर्म करा, अपने सर्जरी परफॉर्म करी। अब दो चीजें हैं यहां पे, दो तरह के सर्जन हो सकते हैं। एक तो सर्जन होगा जो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करके, सर्जरी करके, वो कहेगा भैया मेरा हो गया ऑपरेशन, मेरे को पैसे मिल गए, पेशेंट ने पैसे दे दिए, अब पेशेंट जाने, उसका परिवार जाने, वो जिंदा रहे, वो मरे, मेरे को उससे क्या लेना देना, मैं अपने घर जा रहा हूं, मेरा काम हो गया, टाटा बाय बाय। और दूसरे तरह का सर्जन कौन सा होगा कि वो अपना ऑपरेशन भी करेगा, जो उसको टास्क दिया गया वो पूरा अच्छी तरह से निभाएगा, चलो उसको फीस भी मिलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन उसके बाद अगर दूसरे केस में वो सर्जन पेशेंट के पास जाके उसका हालचाल पूछे कि भैया आपको होश आ गया, आप ठीक हो, आपने पानी पिया, आपने दवाई ली, तो इससे वो डॉक्टर छोटा तो नहीं बन जाएगा। अब ठीक है, अब पेशेंट कहेगा भी मैंने पैसे दे दिए, मैंने पैसे दे दिए अपने ऑपरेशन के लिए, डॉक्टर मेरा ऑपरेशन करके जाए ना जाए, मेरे को क्या लेना देना। लेकिन अगर देखिए, तो एक मॉरल ड्यूटी की बात आ जाती है ना कि देखिए अगर एक डॉक्टर ने ऑपरेशन करा है और ऑपरेशन करने के बाद अगर उसका मैंडेट नहीं है कि वो जाके पेशेंट से बात करे, पूछे कि आपने पानी लिया, आपने खाना खाया, आप ठीक हो कि नहीं हो, लेकिन इस तरह की बातचीत करना एटलीस्ट उसकी फैमिली को, पेशेंट की फैमिली को, पेशेंट को थोड़ा मेंटली स्ट्रांग करेंगे, एक राहत पहुंचाएंगे। तो यहां पे मॉरल ड्यूटी की बात आ जाती है। ठीक है, अब जो डॉक्टर ने ये ड्यूटी निभाई है, जो डॉक्टर ने ये जो आउट ऑफ द वे जाके पेशेंट से पानी का ग्लास ऑफर किया हो, या उसकी हेल्थ के बारे में पूछा हो, या उसको कुछ एक राहत पहुंचाई हो, ये हो सकता है उसके राइट्स में से ना ही हो, यानी कि पेशेंट का राइट नहीं है कि डॉक्टर उसके पास आके उसको पानी का ग्लास पिलाए। लेकिन यहां पे मॉरल ड्यूटी की बात आ जाती है कि आप कैसे एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, बेशक आपकी वो ड्यूटी नहीं है वो परफॉर्म करना। The surgeon's moral duty to attend to his patient does not flow from the right of the patient। तो पेशेंट का ये राइट नहीं है कि भी मेरे डॉक्टर ने आके मेरे को पानी का ग्लास देना ही देना है, ये सर्जन की तरफ से एक मॉरल ड्यूटी है जो उसने परफॉर्म करी है। तो ये बात एक इगैलिटेरियन सोसाइटी में होनी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या बनता है, ड्यूटीज आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल बट दे इंपोज एन ऑब्लिगेशन ऑन ऑल सिटीजन्स, स्पेशली जो पब्लिक ऑफिस को ऑक्यूपाई करते हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, खास करके उनके लिए बहुत जरूरी होता है। अब इसको कमेंट करिए 250 शब्दों में। चलिए दोस्तों, ये थे आज के 4 एडिटोरियल्स। तो जाने से पहले बहुत क्विक आपको एक 30 सेकंड्स में लूंगा आपसे। तो हमारे कुछ कोर्सेज हैं, प्रीलिम्स के क्रैश कोर्सेज, तो खैर हमने बार बार उसके बारे में जिक्र करा ही है, तो आई एम श्योर आप में से काफी ने प्रीलिम्स के क्रैश कोर्सेज ले भी लिए होंगे। प्रीलिम्स पास में है, लेकिन प्रीलिम्स नहीं लिखता रहना, हमने आगे जाके मेंस भी लिखने हैं। तो दोस्तों अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो अगर हम एसए की बात करें या हम जनरल स्टडीज फाउंडेशन का मेंटरशिप कोर्स की बात करें, ठीक है, तो आपका GS1, GS2, GS3, GS4 का जो हार्ड कोर्स सिलेबस है उसकी बात करें, या अगर आप ऑप्शनल की बात करें पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो अगर आप इनमें से कोई भी कोर्सेज अवेल करना चाहते हैं, तो इन सभी कोर्सेज में आपको कंटेंट, वीडियो कंटेंट दिया जाएगा, वीडियो लेक्चर्स होंगे, कंटेंट विद PDF होगा, 1-on-1 मेंटरशिप होगी, वीकली टेस्ट हुआ करेंगे आपको इसमें, साथ में जो भी करंट अफेयर्स हैं, यानी कि जो मंथली करंट अफेयर्स रहेंगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम बात करें इंटरनेशनल रिलेशंस की, या अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो जो भी मंथली करंट अफेयर्स रहेंगे, जनवरी 2022, फरवरी 2022, मार्च 2022, तो सब्सिक्वेंटली अलोंग विद द स्टैटिक कंटेंट आपको वो जो अपग्रेडेशन है करंट अफेयर्स की वो भी प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं, वेबसाइट पे जाके विजिट कीजिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए, या इस दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, आपको पूरी असिस्टेंस करी जाएगी। चलिए, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों कमेंट जरूर करना, आपके जो व्यूज हैं डिफरेंट क्वेश्चन को लेके, खास करके जो मैरिटल रेप वाला क्वेश्चन था उसको लेके मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप जरूर अपना कमेंट करेंगे। बाकी आप पढ़ते रहिए, मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच, जय हिंद।